सबसे पहली बात यह है कि ये रैपिडली ट्रांसमिसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज तक इतनी रैपिड ट्रांसमिसिबिलिटी हमने सिर्फ मीजल्स की, चिकन पॉक्स, मीजल्स जो वायरस है उसकी देखी थी। लोगों के हाथ में है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर सतर्क रहना जरूरी है और बेफिक्र बिल्कुल नहीं होना है। बढ़ते मामलों को लेकर के देश भर में, खासतौर से मुंबई महाराष्ट्र के लोगों में भी कई सारे डाउट्स हैं, कई सारे सवालों के जवाब वो जानना चाहते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के एक सदस्य भी हैं, डॉक्टर राहुल पंडित। डॉक्टर राहुल पंडित, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ओमिक्रॉन को लेकर के इतनी दहशत है, उसको लेकर के आप इस पूरे ट्रेंड को, इस पैटर्न को किस तरीके से देखते हैं? लोगों को सतर्क रहने की तो जरूरत है, लेकिन जो इसके इंडिकेशंस अब तक सामने आए हैं, चाहे हम इंटरनेशनल स्टडीज की बात करें या फिर हमारे डोमेस्टिक खुद स्टडी की बात करें, तो किस तरीके का जो ट्रेंड है वो सामने नजर आता है? नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने मुझे आपके शो पे बुलाया। देखिए, ऐसा है कि ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है, ये करीब करीब अभी 6 हफ्ते का हमारे पास उसका डाटा है। 24 नवंबर को जो है पहला जो केस जो रिपोर्ट हुए थे, मतलब मैं मेडिकल पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। और आज हम 4 जनवरी में हैं, तो करीब 6 हफ्ते हुए हैं इसको। और अभी इसके बारे में अगर देखा जाए तो 3 कंट्रीज या 4 कंट्रीज का डाटा हमारे पास है, प्लस भारत का डाटा बोलो। वो हम अगर चाहे तो दिल्ली और बॉम्बे का डाटा करीब करीब 20 दिसंबर से अब तक का है। तो एक 14-15 दिन का डाटा है हमारे पास। और इसमें 2 या 3 चीजें जो है वो एकदम उभर के बाहर आ रही है। सबसे पहली बात यह है कि ये रैपिडली ट्रांसमिसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज तक इतनी रैपिड ट्रांसमिसिबिलिटी हमने सिर्फ मीजल्स की, चिकन पॉक्स, मीजल्स जो वायरस है उसकी देखी थी। ये उससे बहुत ज्यादा मेल जोल करता है, ये डेल्टा से तो बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, तो ये तो बहुत क्लियर हो गया। पर इसकी जो घातकता है, या जिसको हम बोलते हैं कि क्रिटिकल कितना है, ये कितना भयंकर है, इसके बारे में जो एक नैरेटिव हो गया है कि ये बिल्कुल माइल्ड है, और कोई उससे कोई धोखा नहीं है। इस वजह से जो है इसमें थोड़ी बहुत लोगों में जो है हलचल है। तो मैं 2-3 चीजें इसके बारे में कहना चाहूंगा कि बिल्कुल 90 से ज्यादा प्रतिशत लोगों में ये माइल्ड ही दिख रहा है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। पर हमारे जो पॉपुलेशन में ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो कि हम उनको हाई रिस्क या वनरेबल पॉपुलेशन मानते हैं, जैसे कि उनमें अगर कोमॉर्बिडिटी ज्यादा हो, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो, या ऐसे कोई इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन खा रहे हो उनमें, या वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका, उनमें जरूर ये जो है सीरियस बीमारी कर सकता है। इसलिए हमें जो है सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आम पब्लिक को जो है, आम जनता को जो है डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर सतर्क रहना जरूरी है और बेफिक्र बिल्कुल नहीं होना है। तो ये 2 चीजें अगर हम ध्यान से रखें, तो हम कोई भी पैंडेमिक हो या कोई भी वेरिएंट हो, इसको हम पूरी तरह से आगे निपट के आगे चले जाएंगे। पर अगर हम बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल ध्यान ना दे, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के घर में कोई ना कोई ऐसा कोमॉर्बिड व्यक्ति है, जो कि अगर आप इन्फेक्ट हो जाए, आप भले यंग हो, आप इन्फेक्ट हो जाए, आप अपने घर में से किसी को जो है धोखे में डाल सकते हो, खतरे में डाल सकते हो। जैसे किसी के घर दादा दादी हो, या माँ बाप हो, बूढ़े हो, या कोमॉर्बिड कोई हो, या भाई बहन हो जो कि कोमॉर्बिड हो, तो आप आजू बाजू या आपके साथ रहने वालों को जो है धोखे में डाल सकते हो। तो बेफिक्र मत होइए प्लीज। आप अपना पूरा ध्यान इस पे रखिए, पर डरिए मत, इससे पैनिक मत होइए प्लीज। डॉक्टर पंडित, ये बात तो साफ है कि ओमाइक्रॉन को लेकर के लोगों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, खासतौर से बच्चों को लेकर के, सीनियर सिटीजन को लेके, या जो कॉम्युनिटी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको लेके तो अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, अगर उनकी बात करें जिन्होंने वैक्सीनेशन कंप्लीट अगर कर लिया है, तो क्या उसमें ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं ओमाइक्रॉन या जो नया वेरिएंट है वो जो इसके कई सारे लोग जो असिम्टोमेटिक होते हैं या उसका जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा माइल्ड नजर आता है? क्या ये भी बात सच है? तो ये तो बिल्कुल सच है कि जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उनको जो इस वेरिएंट से जो है सीवियर डिजीज और मोर्टेलिटी से बहुत अच्छा बचाव है, उसमें कोई दोहराई नहीं। तो वैक्सीनेशन जिनका हुआ है इनको इससे बहुत अच्छा बचाव है कि उनको ना तो सीवियर डिजीज होगा, ना इश्यू में पहुंचेंगे, ना तो उनका मोर्टेलिटी का चांस है, बहुत कम है, ना के बराबर। पर उनको इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है। और आपने जैसे बिल्कुल सही फरमाया, उनको शायद एसिम्टोमेटिक या एकदम माइल्ड सिम्टम हो, हल्का सा गले में खराश हो, और उनको ध्यान में भी नहीं आए कि ये गले गरा खराश हो रही है करके। और
वो जो है इन्फेक्शन 2 4 5 लोगों को फैला सकते हैं, उनको उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनको इन्फेक्शन हो गया और उन्होंने फैला दिया। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। पर यंग पीपल, वैक्सीनेटेड पीपल, प्रोटेक्शन अच्छा है, मास्क बनाए रखिए तो आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिलते रहेगा। तो सर क्या ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है? ये लोग घर पर ही जो है अपने आप को आइसोलेशन में रख के ठीक हो गए हैं? क्या हमने ये भी देखा है कि पिछली बार जो आए था वेरिएंट, उसमें 14 दिन लोगों को लग जाते थे, या कुछ लोगों को उससे भी ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब लोग जो है कम 5 से 7 दिनों में भी इससे रिकवर कर पा गए हैं, घर में ही इसका इलाज संभव है। जो कि माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक व्यक्ति है, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 4 से 6 दिनों में उनके सिम्टम्स करीब करीब पूरी तरह से डिसअपियर होकर उनको नॉर्मल फील होना चालू हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता है। जैसे मैंने कहा कि कोई कोई व्यक्ति है जो आज भी हमारे पास अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, और हम उनको भर्ती करने के लिए अस्पताल जो है सब रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज कहूंगा सर, आपने बिल्कुल एक एक यूज किया वर्ड की, क्या उनको घर पे ट्रीटमेंट संभव है? मेरे ख्याल से थर्ड वेव में होम केयर ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट होने वाली है। क्योंकि अगर अधिकतम लोग सिर्फ माइल्ड या एसिम्टोमेटिक रहेंगे तो 90% से ज्यादा पेशेंट को हम शायद होम में ट्रीट कर सकेंगे, उनको अच्छी तरह से केयर दे पाएंगे घर पे। सर मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि हमने ये देखा कि यहाँ पे होम ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और लेकिन जो आंकड़े अभी मुंबई के जो सामने आए थे, कम से कम जो 8,000 केसेस सामने आए, उसमें हमने देखा कि 89% लोग असिम्प्टोमेटिक हैं। सिर्फ 6% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। ऑलमोस्ट 90% जो हमारे मुंबई के हॉस्पिटल बेड्स हैं वो अभी भी वैकेंट है, और ऑलमोस्ट 0.5% लोग ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है वो कंपेयर टू वेव 1 एंड वेव 2, ये थोड़ा सा हमारी क्या राहत की बात नजर आती है आपको? इनिशियल ट्रेंड्स तो राहत की बात दिखा रहे हैं, बिल्कुल कोई दोहराए नहीं है उसमें। पर किसी भी नए वेरिएंट का अगर पूरी तरह से समझना हो तो उसे 4 से 6 हफ्ते देने चाहिए कि उसका एक जो है पूरा इफेक्ट हमको समझ में आ जाए पॉपुलेशन के ऊपर। तो अगर मैं कहूँ कि हमें 15 या 20 दिसंबर से केसेस बम्बई में और दिल्ली में बढ़ना शुरू हुए, तो अभी हम करीब 2 हफ्ते हो गए हैं, हमें तीसरा हफ्ता चालू हो गया है, केसेस बढ़ बढ़ रहे हैं तभी से। और अगर हम 2 हफ्ते रुक जाए 15 से 20 जनवरी तक, तो हमें इसका पूरा जो है एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हमें सचमुच हॉस्पिटल बेड्स लग रहे हैं या बहुत कम लग रहे हैं। पर इस वक्त के जो आंकड़े हैं वो ऑफ कोर्स आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत कम हॉस्पिटल बेड्स लग रहे हैं। पर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पूरी तरह से खुल के नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि शायद 1 या 2 हफ्ते के बाद हमें शायद इसके बारे में पूरा खुल के जानकारी आ जाएगी क्या है करके सिचुएशन। एक एक चीज सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हमने पिछले वेरिएंट के वक्त देखा था, खासतौर से वेव 2 के वक्त की जो वो वेरिएंट था डेल्टा, वो लोगों के लंग्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। हम देख रहे थे कि लोगों को सीटी स्कैन रिपोर्ट निकलवाने की जरूरत पड़ती थी, और उसमें उनकी जो सीटी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन चीजें करती थी उनका इलाज कैसा होगा। क्या अब तक जो है इसमें देखा गया है कि ये कंपेयर टू पिछले वेरिएंट लोगों के लंग्स पर या फेफड़े पर उतना डीप अटैक नहीं कर पा रहा है? ये जो ऊपर का जो सिस्टम में सिर्फ वहीं तक पहुंच पा रहा है, वहीं अफेक्ट कर पा रहा है? ऐसा कोई ट्रेंड या ऐसी कोई चीजें नोटिस हुई? प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स दिख रहे हैं। पर जैसा मैंने कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन उन्हीं लोगों को होता है जिनको कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब लंग इन्वॉल्वमेंट दिखती है। तो है, थोड़े बहुत पेशेंट्स आए हैं जो कि लंग इन्वॉल्वमेंट के साथ आए हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट ऑक्सीजन पे भी है एक दो, पर ज्यादा नहीं है। अधिकतम पेशेंट जो है वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स वाले, लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिख नहीं रहा है। पर अगेन मैं वही दोहराऊंगा कि मैं 2 हफ्ते और रुकना चाहूंगा, तब जाके आई थिंक मैं पुख्ता तरीके से बोल पाऊंगा कि नहीं, लंग इन्वॉल्वमेंट सचमुच बहुत कम है। जीरो तो नहीं होगा पर कम हो सकता है। सर यहाँ पे यही सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये तमाम एंगल की बहुत सारे लोगों में जो पैनिक का अगर माहौल है, तो कम से कम ये जो फैक्ट्स है हम ये उनके सामने ला करके ये बता सकें कि सतर्कता तो रखनी है, हमें कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है कंपेयर टू स्पेशली फेज 1 फेज 2 जो हमने वेरिएंट्स देखे। तो ये जो फैक्ट्स अब तक सामने आए, जो कि इनिशियल फाइंडिंग्स है, जैसे कि आप खुद बता रहे कि और हमें कम से कम 2 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो ये इनिशियल फाइंडिंग्स है ये कहीं ना कहीं अब तक तो कम से कम ये इशारा करेंगे लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आई आई एग्री विथ यू कि इनिशियल जो फाइंडिंग्स है वो काफी इनकरेजिंग है, काफी राहत देने वाले हैं। और मैं यही चाहूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि ये ऐसे ही बना रहे, और इससे भी अच्छे हो, शायद इससे भी और कम सिम्टम्स आए और नंबर्स भी कम हो, क्योंकि आफ्टर ऑल बीमारी है
आप हम बोलने में तो बोल देते हैं माइल्ड है, एसिम्प्टोमेटिक है, पर व्यक्ति को तो बीमारी हुई है, तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि आंकड़े भी कम हो जाए करके। जी। और सर एक आखिरी सवाल, चूंकि आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, आप कई बार लगातार जो है चीफ मिनिस्टर और इन सबके साथ मीटिंग्स में शामिल होते हैं, आप लोगों के ओपिनियन काफी मायने रखते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर ये आंकड़े बढ़ते हैं और ये इंडिकेशन जो है वो ऐसे ही रहते हैं कम से कम अगले 2 हफ्तों में, जो इनिशियल फाइंडिंग जिस तरीके से है, तो क्या आपको लगता है कि हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, या शायद उसकी नौबत नहीं आ सकती अगर हमारे पास जो है सफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल होते हैं, अगर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो हमारे पास ज्यादा अवेलेबल होता है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में लॉकडाउन को जो है क्या अवॉइड किया जा सकता है? और लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो लगातार जो है अपना कोविड बिहेवियर फॉलो करते रहे। आपका जो लास्ट वाक्य था वो बिल्कुल सही है। लोगों के हाथ में है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बार बोल चुके हैं, उनके फेसबुक लाइव में भी बोल चुके हैं पहले भी, कि लोगों के हाथ में काफी सारा चीजें हैं। पर वो एक बात होगी, मैं डॉक्टर हूं तो साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा। अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी दबाव पड़ रहा है और वो स्ट्रेच हो रहा है, तो उस वक्त जो है ये रिस्ट्रिक्शंस लाने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे अगर हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू बेड्स भरने लग गए, बहुत ज्यादा भर गए, या ऑक्सीजन बेड्स में कमी आ गई, या ऑक्सीजन में एक्चुअली कमी आ गई, तो यस, सरकार को जो है ये कमी आने के पहले कुछ निर्बंध देखने पड़ेंगे शायद, कि भाई इसको हम इतना स्ट्रेच ना होने दे कि डेल्टा वेरिएंट के वक्त तो मौका ही नहीं मिला। इस वक्त हम काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है, एक्शन प्लान्स रेडी है कि कब हमें अगले स्टेप पे जाना है, तो ये सब प्लान्स गवर्नमेंट के पास रेडी है। तो आई थिंक ये इसके ऊपर क्लोज नजर रखे हुए है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंडर ये सब जो उनकी जो टीम मेंबर्स है, सेक्रेटरी वगैरह है, उनको सब गोल्स दिए हुए हैं कि कौन से इस पे जाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत ज्यादा सतर्क होना है करके। तो इसके बारे में आई थिंक बहुत अच्छा प्लानिंग हुआ है। सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं पूरी भारत में बोल रहा हूँ कि हर स्टेट ने और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग की है इसके बारे में। डॉक्टर पंडित, तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि 2 हफ्ते के बाद जो है हम एक बार फिर से आपके साथ कनेक्ट हों और इस बातचीत को आगे हम बढ़ाएं और ये जाने कि वाकई में जो ओमाइक्रॉन या ये जो नया वेरिएंट है वो किस तरीके से, किस स्पीड में, किस एंगल में आगे बढ़ रहा है, और लोगों को इसमें जो है क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आगे और फॉलो करने की जरूरत है। हम इस पर लगातार आपसे टच में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।